नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे उर्मिलेश जी से। आप सोच रहे होंगे उर्मिलेश जी से क्यों बातचीत कर रहे हैं। दरअसल उर्मिलेश जी ने द हिंदू में एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। यह आर्टिकल जो है उत्तर प्रदेश की जो चुनावी राजनीति है, जो चुनावी रणनीति है, जो चुनावी माहौल है, उसको वो बहुत कायदे से एक्सप्लोर करती है। यह है वो आर्टिकल। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, इज द बीजेपी लूजिंग ग्राउंड इन उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। जब इस आर्टिकल को मैंने देखा तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। हैरानी इसलिए हुई क्योंकि ये वही उर्मिलेश जी है जिन्होंने कुछ समय पहले हमारे इसी कार्यक्रम में यह कहा था कि दरअसल अखिलेश यादव तो चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज थे। और यह उस दिन की बात है जिस दिन अखिलेश यादव फरसा लेकर घूम रहे थे। तो वो एक ऐसी तस्वीर थी जिससे हर किसी का नाराज होना जायज था। लेकिन अखिलेश जी के बारे में एक चीज बहुत साफ है कि जो उनको समझ में आता वही बोलते। दुनिया की कोई ताकत ना तो इनके विचारों को प्रभावित कर सकती है और ना इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो आज हम दरअसल उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है और क्यों उन्होंने ये बात लिखी, इसके पीछे का कारण क्या है। उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देश के कुछ चंद जाने माने पत्रकारों में से हैं जो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और बिना जमीन टटोले आप कोई बात कहते नहीं है। आपने जो हिंदू में ये आर्टिकल लिखा है और पिछले कई हफ्तों से आप लगातार हिंदू में आर्टिकल लिख रहे हैं। आपने जातियों के ऊपर लिखा, आपने धार्मिक पोलराइजेशन के ऊपर लिखा, अब आपने ये लिखा जबकि 5 दौर के चुनाव का मतदान हो चुका है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। आपने क्यों लिखा, किस लिए लिखा? आशुतोष, हम सब जर्नलिस्ट हैं और इस पेशे को गंभीरता से लेते हैं, जीते हैं इस पेशे को। चुनाव की रिपोर्टिंग मैंने बहुत लंबे समय तक की है। नव भारत टाइम्स में, दैनिक हिंदुस्तान में, भास्कर ग्रुप में। लेकिन अब रिपोर्टिंग करने का समय या तो नहीं है या शायद स्थितियां नहीं है कई बार। तो जो रिपोर्टिंग करने का जो मन है वो अभी भी जिंदा है। तो हम क्या करते हैं कि जितने रिपोर्टर्स गए हुए हैं फील्ड में, उनसे मैं अक्सर फोन पर बात करता रहता हूं। पता चला कोई कानपुर से इलाहाबाद के बीच में है, कोई झांसी से सहारनपुर के बीच में है, कोई लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है और मैं उससे बात कर रहा हूं। फिर मैं उन इलाकों के लोगों से बात करता रहता हूं। और ये अभी की बात नहीं है। मैं लगातार साल में जब चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी मैं अपने संपर्क हमेशा जीवित रखता हूं। और इन संपर्कों का ही नतीजा है कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर पत्रकारिता में, व्यवसाय से लेकर सियासत राजनीति में, हर तरह के लोगों से अपन लोगों का परिचय है। आपका भी है। मैं उत्तर प्रदेश से आता भी हूं आपकी तरह, तो उस नाते भी है। तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जो है, ये दक्षिण भारत के लोग भी जब मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं कि ये भारत का बहुत बड़ा चुनाव है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। और सचमुच ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये भारत का चुनाव है। भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत की संवैधानिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। तो इस चुनाव को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गलीज में, मोहल्ले में, सड़क पर, चौराहों पर, दुकानों पर न जा पाने का जो कष्ट है वो मैं पूरा कर रहा हूं लोगों से बातचीत करके। और कोशिश करता हूं कि सबकी बातचीत से कुछ नतीजे निकाले जा सकें। तो मैंने जो ये लेख जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और इसके पहले भी 2 आर्टिकल जो हिंदू में छपे थे, अन्य हिंदी की वेबसाइटों पे भी मैं लगातार लिख रहा हूं। तो ये दरअसल वही अभिव्यक्ति की बेचैनी है कि चुनाव को हम कैसे समझें। चुनाव के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आजकल तो यूक्रेन में सब फंसे हुए हैं, खासकर जो टेलीविजन चैनल हैं, लेकिन अदरवाइज जो अभी तक लिख रहे थे या बता रहे थे अखबार या चैनल, उसमें और जमीनी जो असलियत है उसमें काफी फर्क है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मैंने शुरू में जब ये चुनाव शुरू हुआ तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये फरसा गणासा लेकर क्या कर रहे हैं। तो उसमें उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि टेम्पल बनाने का अभियान जो परशुराम का,
ये शुरू कर रहे हैं, ये तो चुनाव हारने जैसा है। ये चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं क्या? तो ये मेरा एक आक्रोश, जो आपने कहा कि गुस्से में मैंने कहा, दरअसल वो मेरी एक यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा कमेंट था जिसमें वैचारिकता शामिल थी और संवैधानिकता भी शामिल थी। जी। क्योंकि एक लोकतंत्र में यकीन करने वाले एक व्यक्ति के नाते मैं मानता हूं कि चुनावों को धार्मिकता के बोझ से हमेशा दूर रखा जाना चाहिए, और अगर आप नहीं रखते हैं तो आप बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण या जातीय ध्रुवीकरण का आरोप नहीं लगा सकते। तो इसी नाते मैंने कहा था। लेकिन जो असलियत मेरे सामने आ रही है, जो बात बात करके जो जितना मैं गैदर कर पा रहा हूं, उससे लगता है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में चुनाव की जो स्थिति है, जो समीकरण है, उसमें कहीं ना कहीं वो कमजोर दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कमजोर है। ये नतीजा कुछ भी हो सकता है, मैं नतीजे के बारे में बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, भारत के ताकतवर प्रधानमंत्री, भारत के अति शक्तिमान चाणक्य जिनको कहा जाता है, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, और नड्डा जी जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं के रहते हुए, और योगी जी महाराज तो कह रही हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतने ताकतवर नेता हैं, इतना बड़ा आरएसएस का नेटवर्क है, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी जो सांगठनिक तौर पे कमजोर पार्टी है, जी, जिसके पास भीड़ है, जिसके पास समर्थक बहुत हैं, लेकिन सांगठनिक नेटवर्क उतना नहीं है, इसके बावजूद जनता में जिस तरह का एक आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं ने अंदाज लगाया था कि कितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक अपने चुनाव कौशल, सांगठनिक नेटवर्क से शायद वो एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने में अभी तक सक्षम नहीं हुए हैं, और छठवां और सातवां चरण का चुनाव अब सामने है। और मिले जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और आपने बिल्कुल ईमानदारी से कहा कि आप ये प्रेडिक्ट नहीं करेंगे बीजेपी चुनाव हारने जा रही है, बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन आपने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है और बीजेपी कमजोर दिखाई पड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो एंटी इनकम्बेंसी को समझने में या उसको काउंटर करने में नाकाम दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी नजर में ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये क्यों है, किस लिए है, कारण क्या है इसके पीछे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, मैं समझता हूं कि इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के दो रिफ्लेक्शन, दो इसके बड़े साफ लक्षण हैं। ये दो साफ लक्षण क्या हैं? पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है और ऐसी पार्टी है जिसको धार्मिक और सांप्रदायिक सवाल उठा करके जो लोगों को काफी आकृष्ट करती रही है। और हम सब जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, और हिंदी हार्टलैंड जो है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस तरह के जो प्रदेश हैं, वहां हिंदुत्व का जो चलन है, खासकर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो अभियान था, खासकर उसमें भी मस्जिद को जिस तरह डिमोलिश किया गया, उसके बाद से हमारे समाज का ताना बाना, जो एक सेकुलर जो सामाजिकता जो विकसित हो रही थी संविधान के अमल में आने के बाद, वो बिखरने लगी, और उस बिखराव में एक हिंदुत्व की राजनीति ने शेप लिया, आकार लिया, और उसका फायदा बीजेपी हमेशा उठाती रही है। तो हमारा मानना है कि पहला लक्षण एंटी इनकम्बेंसी का ये है कि ये बीजेपी का जो चातुर्य है, धार्मिकता, सांप्रदायिकता और उसके आधार पर ध्रुवीकरण करने का, ये जितने भी प्रयास इस चुनाव के दौरान किए गए हैं, वो सारे निष्प्रभावी रहे, सारे के सारे वो असफल साबित हुए। उदाहरण के तौर पे हिजाब, फर्स्ट और सेकंड फेज का जब चुनाव चल रहा था, तो कर्नाटक में अचानक हिजाब का मसला उठा, और कर्नाटक के लिए नहीं उठाया गया, दरअसल वो उत्तर प्रदेश के लिए था, और उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल कारगर नहीं साबित हुआ। कहीं भी प्रयास किया गया, कई जगहों, कई शहरों में प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा जो एक लक्षण इसका है कि एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने में बीजेपी सक्षम नहीं हो पा रही है, कि आदरणीय मोदी जी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री, इतना ओजस्वी वक्ता, खासकर जनसभाओं के ओजस्वी वक्ता, लच्छेदार भाषा बोलते हैं, जुमले बहुत उछालते हैं, लेकिन उनके भाषणों का रैलियों में प्रभाव नहीं दिख रहा है। केवल इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि संख्या कम आ रही है, बल्कि जो उनको मैंने उनका देखा है किस तरह से बोलते हैं, और उसका क्या जनता पर प्रभाव पड़ता है, लोगों के चेहरे मोहरे क्या, उसकी रेखाएं कैसे खींचती हैं लोगों के चेहरों पर। लेकिन इस चुनाव में
आप लोगों के चेहरे देखिए, उनकी तालियां देखिए, उनका शोर देखिए, उनके नारे देखिए, तो मोदी जी के भाषण भी पहले की तरह कारगर नहीं साबित हो रहे हैं, दिखाई कम से कम नहीं दे रहे हैं। तो ये दो लक्षण मुझे नजर आए। अब आप कह रहे हैं कि कारण क्या है? पहला कारण तो आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में वो साफ तौर पे दिखा, और सभी चरणों में अब दिखेगा। वो यह है कि किसान आंदोलन ने नरेंद्र मोदी जी की भारत के यशस्वी या तेजस्वी या बड़े प्रभावशाली प्रधानमंत्री की जो एक छवि बनाई गई थी, उस छवि में काफी बड़ा काफी बड़ा एक तरह से उसने डेंट किया कि किसान उनसे बेहद नाराज हुए। पहला एक तो ये। दूसरा जो बहुत जबरदस्त है, जो हमेशा ये समाज में कई बार रहा है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, लेकिन ऐसी महंगाई, इतनी महंगाई, ये भयानक है, वो भी कोरोना दौर के दौरान और उसके बाद। इसके अलावा तीसरा बेरोजगारी। बेरोजगारी का आप ग्राफ देखिए, सीएमआई की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि उसके आप आंकड़े लोगों के जीवन में है, ये केवल कागजी आंकड़े नहीं है, लोगों के जीवन में है दर्द ये। और इसको महामारी ने और बढ़ाया। महामारी को लोग शहरों में कुछ लोग भूल सकते हैं जो प्रभावित, जिनका परिवार नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोगों का परिवार प्रभावित हुआ है, वो कितने और लोगों को प्रभावित किए होंगे कह कह कर अपना दर्द। तो ये, इसके बाद कोरोना, यानी महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, और इसके अलावा किसानों का तो मैंने आपसे जिक्र किया ही, लेकिन किसानों की खेती को चरने के लिए जो सांड छुट्टा जो जानवर छोड़े गए, और वो अभी हिंदुत्व एजेंडे के तहत हुआ, उससे भी एक किसानों में बेचैनी रही है। और बिल्कुल आखिरी चीज कि इन सभी चीजों का नतीजा ये हुआ कि नॉन यादव ओबीसी जो समाज कहलाता है मीडिया के शब्दों में, जो एक पारिभाषिक शब्द उछाला जाता है, तो ये जो नॉन यादव ओबीसी है, ये पहली बार पिछले डेढ़ दशक के दौरान पहली बार उसमें इतना बड़ा एक तरह से मैं समझता हूं कि परिवर्तन हुआ उसके समीकरणों में, कि वो हिंदुत्व से कटकर और फिर एक बार सामाजिक न्याय की राजनीति के इर्द गिर्द सोचने लगा। इसमें नौजवानों की बड़ी भूमिका है, खासकर ओबीसी और दलित समाज के। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने बताए। आपने बहुत स्पष्ट तौर पे बोला कि जो एक, इसका मतलब ये है कि जो हिंदुत्व के इर्द गिर्द जो पोलराइजेशन होता है वो कामयाब नहीं हो रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद। और उसके बाद आपने 4-5 कारण बताए। पहला कारण आपने बताया किसान आंदोलन, दूसरा कारण बताया आपने महंगाई, तीसरा आपने बताया बेरोजगारी, चौथा आपने कहा छुट्टा पशु। और अब ये जो चीजें हैं, इन चीजों का असर आप किस अंदाज में देखते हैं? क्या सिर्फ बीजेपी की जमीन खिसक रही है, या बीजेपी को वाकई में बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उसके पास संगठन है और उसने एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की है जिसने समाज के एक बड़े तबके को बीजेपी की तरफ आकृष्ट किया है। तो ये क्या दिखाई पड़ता आपको, कमजोरी या उनका वाकई में जो जमीन खिसकना? क्योंकि जमीन तो थोड़ी बहुत भी खिसक सकती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनका सिर्फ उनका राजनीतिक आधार यानी चुनावी आधार केवल कमजोर नहीं हुआ है, केवल इतने राजनीतिक कौशल में कमी नहीं है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही प्रौढ़ है, बहुत मजबूत है, और उनकी दक्षता और ज्यादा बढ़ी है क्योंकि वो दोनों जगह सत्ता में है। डबल इंजन जो बोलते हैं ना, डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार की वजह से उनका जो सांगठनिक कौशल है उसमें और इजाफा हुआ है। उनके पास धन बल भी है, शक्ति बल भी है, ब्यूरोक्रेसी का भी बल है, और बहुत फेवरेबल ब्यूरोक्रेसी है हर तरह से। तो इन कारणों से उनका कॉन्फिडेंट होना कि वो चुनाव तमाम प्रतिकूलताओं में, तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद चुनाव जीत जाएंगे, मैं उनके इस आत्मविश्वास को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। वो कई बार उनके नेता बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, ज्यादा, कि भाई हम तो जीतेंगे ही हर हालत में। जैसे अब मोदी जी ने ही एक किसी चुनाव सभा में कहा, आएगा तो योगी ही, कुछ इस तरह की बात कही, जो एक नारा भी है, स्लोगन भी है। तो अब मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री जी ने केवल एक चुनावी जुमला उछाला या वो सचमुच कॉन्फिडेंट है कि बिल्कुल यही होना है। तो जो भी हो, बंगाल में भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी कि हम ही लोग जीतेंगे, लेकिन कैसे वो हारे वो हम सब ने देखा है। लेकिन इस चुनाव के नतीजों पर कोई कमेंट किए बगैर, क्योंकि मैं नतीजों के बारे में बहुत बोलता नहीं हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि सोशल बेस भी इस बार बीजेपी का खिसका है। तो राजनीतिक केवल बेस नहीं,
चुनावी केवल उनका आधार नहीं, उनका सोशल बेस, जिसको बहुत मेहनत से उसके कार्यकर्ताओं ने अज्ञान का प्रसार करके समाज में, अज्ञान का प्रसार, क्योंकि उन्होंने माना कि आपकी जो मुक्ति है वो हिंदुत्व में है, आपकी जो मुक्ति है राम मंदिर में है, आपकी मुक्ति जो है शिक्षालय और अस्पताल में नहीं है, बल्कि इन चीजों में है। इसको लेकर जो मोबिलाइज किया था, मुझे लगता है कि वो जो चक्र या कुचक्र जो भी आप कह लीजिए, वो धीरे धीरे टूट रहा है। कितना टूटा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये साधारण बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, शाक्य समाज के लोग, इस तरह के जो समाजों के लोग हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़कर एक बेहतर सोशल इंजीनियरिंग अपने को मानता था कि ये अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है, वो इस बार के चुनाव से ऐन पहले टूटे ही नहीं, बल्कि अपने समाजों को भी ले आए। और वो आप देख लीजिए, सिराथू के मैदान में भी दिखाई देता है, कुशीनगर, पडरौना, फाजिल नगर में भी दिखाई देता है, इटावा, मैनपुरी में भी दिखाई देता है, फर्रुखाबाद में भी दिखाई देता है। तो ये कोई ऐसे ये ऑल ऑफ सडन नहीं है। इसका मतलब कि जो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं इन वर्गों के, उनको ये लगा कि वाकई ये हिंदुत्व, सोशल जस्टिस के जितने अब तक के अचीव्ड जो मूल्य हैं, जितने हासिल किए गए, जितना जितना कुछ हासिल किया गया था, चाहे वो मंडल से पहले या मंडल के बाद, सबको इस हिंदुत्व ने मटियामेट कर दिया है। और ये दरअसल हिंदुत्व नहीं है, दरअसल एक अजीब तरह की ब्राह्मणी कुलीनता है, एक तरह का ब्राह्मणवाद है। और इसको उन्होंने एक तरह से काउंटर किया है अपने दूसरे नैरेटिव से, अपने दूसरे आख्यान से। तो मुझे लगता है कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बड़ी बात है, बशर्ते कि जो विपक्ष की शक्तियां हैं इसको आगे चैनलाइज करें। ठीक है, ये मुझे लगता है। आपने एक तो जो ओबीसी तबका है, जो गैर यादव ओबीसी तबका, उसके बारे में आपने बताया कि उनमें एक विचलन दिखाई पड़ता है और वो बीजेपी से दूर होता हुआ नजर आता है। लेकिन जो बीजेपी का सबसे मजबूत आधार है वह है अपर कास्ट, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य। क्या उसमें भी आप विचलन देख रहे हैं? क्या उसमें भी आप देख रहे हैं कि वहां भी सामाजिक टूटन है बीजेपी के प्रति? आशुतोष, इसका काफी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी या देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी काफी चर्चा हुई, और खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और वेबसाइटों में काफी इसकी चर्चा हुई है। और मैं इसके बारे में अपने परिचितों या अपरिचितों से लगातार मैं संवाद किया है। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो निष्कर्ष है और मेरा जो आकलन इस बारे में है, वो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, या ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, खासकर हिंदी हार्टलैंड की बात अगर हम करें, तो अपर कास्ट का वही तबका बीजेपी की मुखालफत करता है या विरोध में जाता है या जाएगा, जो वैचारिक रूप से हिंदुत्व की यानी साम्प्रदायिकता की राजनीति से असहमत है, जो सेकुलर संविधान चाहता है, जो गांधी नेहरू की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो कार्ल मार्क्स या भारत के जो वामपंथी हैं या भारत के जो सोशलिस्ट हैं उनसे जुड़ा हुआ है। हालांकि भारत के सोशलिस्टों का एक बड़ा हिस्सा हिंदुत्व के साथ अपने को कन्वर्ज कर गया, लेकिन अभी भी एक सोशलिस्टों का सेक्शन है जो अलग ढंग से सोचता है। तो ये आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जिनका है, वो एक तो बीजेपी के खिलाफ है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग कहना ठीक नहीं है, एक बहुत लिमिटेड संख्या है जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं कि भाई इन कारणों से बीजेपी हमें लिफ्ट नहीं दे रही है, तो चलो समाजवादी पार्टी आएगी तो वो लिफ्ट हमको देगी। तो ऐसे हिस्से भी हैं। इसमें व्यवसायी हो सकते हैं, इसमें विभिन्न संस्थानों के लोग हो सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल हो सकते हैं, इसमें अधिकारी हो सकते हैं, इसमें ठेकेदार हो सकते हैं, इसमें इंजीनियर हो सकते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपर कास्ट का व्यापक हिस्सा आज भी भाजपा के साथ है, आज भी। और ब्राह्मण समेत ये जो ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण ना, देखिए, ब्राह्मण समुदाय का एक हिस्सा ठाकुर नेतृत्व के कारण ब्राह्मण ठाकुर कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा रहा है, और उत्तर प्रदेश में नहीं है, दूसरे स्टेट में भी रहा है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ देयर अपोजिशन टू योगी महाराज एंड हिज रिजीम, वो व्यापक तौर पे भाजपा को अभी भी अपनी प्रिय पार्टी, नंबर 1 पार्टी मानते हैं। वो आरएसएस को आज की तारीख में कांग्रेस का रिप्लेसमेंट मानते हैं, और अचानक वो बीजेपी और आरएसएस से अलग नहीं हो सकते।
सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर योगी महाराज को आरएसएस ने थोप दिया है। ऐसा वो हरगिज नहीं मानेंगे। उनको लगेगा कि ठीक है, इन्होंने हमारे लिए 10% रिजर्वेशन दिया है, जबकि ऑलरेडी हमारे पास 49%, 50% रिजर्वेशन पहले से था। तो अपर कास्ट के पास भारत में इस समय तकरीबन 60% रिजर्वेशन है। यानी भारत की 15% आबादी को 60% रिजर्वेशन करीब करीब मिल रहा है। इसके अलावा लेटरल एंट्री है सिविल सर्विसेज में, और वो उत्तर प्रदेश में अब लागू होने वाली है। यह भी है। इसके अलावा आशुतोष, बिल्कुल आखिर में बताऊं आपके इस सवाल के जवाब में, कि मेरा ये कहना है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन ठाकुर बनाम ब्राह्मण का जो है, वो ओवरऑल जो इन समाजों की राजनीति है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक अपर कास्ट के अंदर यह भी सोच है, क्योंकि उनको लगता है कि वर्षों तक उत्तर प्रदेश में ओबीसी या दलित मुख्यमंत्री बने रहे हैं। योगी जी बहुत वर्षों के बाद एक अपर कास्ट के मुख्यमंत्री आए हैं, इसलिए ये अगर नहीं भी बनते मुख्यमंत्री तो बीजेपी को जिताओ और बीजेपी पर जोर लगाओ कि दूसरा कोई मुख्यमंत्री हमको दे जो अपर कास्ट का हो। बहुत हो गया ओबीसी दलित, इनका रिजीम खत्म किया जाना चाहिए। तो ये मेरे को लगता है कि एक सोच है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अपर कास्ट में पहली बार ब्राह्मण समाज में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और जो आइडियोलॉजिकल लोग पहले से हैं वो तो है ही हैं। तो एक छोटा सेक्शन है जो शायद बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, या वो वोट नहीं भी करेगा, वो रिलक्टेंट हो जाएगा। ये पोलिंग परसेंटेज के गिरने के पीछे शायद यह भी एक कहानी हो सकती है। उर्मिला जी, हमने ओबीसी के बारे में बातचीत की, हमने अपर कास्ट के बारे में बातचीत की। ये जो दलित तबका है, ये कहा जाने वाला है, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि मायावती जी तो बहुत शिथिल पड़ गई हैं, और मायावती जी का शिथिल पड़ जाती हैं तो फिर पहला सवाल तो ये कि दलित क्या सोच रहा है, गैर जाटव क्या सोच रहा है, और मायावती के शिथिल होने का किसको फायदा होगा? देखिए, मायावती जी का जो राजनीतिक आधार है और सामाजिक आधार, इन दोनों में काफी मैं समझता हूं कि इरोजन हुआ है। और ये दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। उन इलाकों में भी दिख रहा है, उन समुदायों में भी दिख रहा है जो उनके पारंपरिक रूप से सबसे पुख्ता आधार थे। मेरी स्वयं ऐसे लोगों में काफी एक तरह से मेरा संवाद रहा है, अभी भी है, और मैं उन लोगों से बातचीत करता रहता हूं। खुले मन से दलित समाज के अनेक बुद्धिजीवी, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, सर्विंग ब्यूरोक्रेट, वो मुझसे खुलकर बात करते हैं। मैं किसी एक का भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पास ठोस इंफॉर्मेशन है कि मायावती जी के अपने समुदाय के अफसर, पढ़े लिखे लोग इस चुनाव में पहली दफा उनको वोट नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये छोटा सेक्शन है। व्यापक तौर पे अभी भी गांव के लोग जो अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे हैं, या अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो पार्टी से ज्यादा अटैच्ड हैं, इमोशनली, ऑर्गेनाइजेशनली, सिर्फ वो लोग वोट दे रहे हैं। तो उनको वोट तो मिलेगा दलित समाज का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम मिलेगा और सीटें भी कम मिलेंगी। डिस्पाइट ऑफ कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों कहा कि मायावती जी अभी भी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत रिलेवेंट हैं। उनको ये तक कहा कि उनको माइनॉरिटीज वगैरह में भी वोट मिल रहा है। इसके बदले में मायावती जी ने कहा कि अमित शाह जी के बारे में जब पूछा सवाल पत्रकारों ने वोटिंग के दिन, पोलिंग के दिन, तो मायावती जी ने कहा ये उनकी महानता है। तो उन्होंने अमित शाह जी की महानता बताई और उन्होंने उनकी व्यापकता बताई। तो ये जो व्यापकता और महानता का जो पूरा का पूरा समीकरण है, इसको आप समझ सकते हैं, और बाकी मैं आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं। अब ये बताइए कि अगर मायावती का वोटर खिसक रहा है तो बीजेपी की तरफ जाएगा या समाजवादी पार्टी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? देखिए, जो इसमें आइडियोलॉजिकल कारणों से लोग छिटक रहे हैं, आइडियोलॉजिकल कारणों से, वो निस्संदेह उस बड़े अलायंस की तरफ जाएंगे जो बीजेपी को हराने में समर्थ दिखाई पड़ेगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग कोई व्यक्तिगत स्वार्थवश जा रहे हैं, वो सत्ताधारी दल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में भी देखा है, दूसरे हलकों में भी देखा है, दलित समाज के कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं और ओबीसी के भी जो निजी अपने स्वार्थों के कारण भारतीय जनता पार्टी के काफी नजदीक गए हैं। भले वो सीधे सीधे नहीं कहते, कई बार छुपाते भी हैं, लेकिन वो काफी ओबलाइज्ड होते हैं
और अपने अपने फायदों के लिए वो चले जाते हैं। फिर वो अंबेडकर की किताब अपने हाथ में रखते हैं और अपना काम दूसरी तरफ कराते हैं। तो ये होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो लेकिन और अंबेडकर साहब ने इस बारे में अपने अपने वाङ्मय में लिखा भी है, जो उत्पीड़ित समाजों में कैसे कैसी समस्याएं आती हैं, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है। लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं, अलग एक विमर्श का विषय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बड़ा हिस्सा जो नाराज होकर मायावती जी से छिटक रहा है, वो अलायंस की तरफ आ रहा है। अलायंस की तरफ आ रहा। जैसे ये कहा जाता है कि जो वाल्मीकि समाज है, जो पासी समाज है, जो बिंद समाज है, ये वो समाज है जो बीजेपी से प्रभावित रहे और बीजेपी को वोट देते रहे हैं। जाटो समाज के बारे में कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो मायावती के साथ रहेगा। तो ये जो वाल्मीकि पासी समाज है, क्या ये वाकई बीजेपी की तरफ बीजेपी से शिफ्ट करेगा या उनके साथ बना रहेगा? नहीं, आपने चूंकि स्पेसिफिक जातियों का नाम लिया, तो अब मैं आपको बताऊं कि जो वाल्मीकि समाज का एक बड़ा हिस्सा है वो बीजेपी के साथ अभी भी है। और भी दूसरे भी और दूसरी और भी जातियां हैं दलित समाज में। धोबी खटिक है, समाज के कोरी लोग है। हैं। जी, खटिक समाज के लोग हैं और भी कई कई जातियां हैं। अब अलग अलग जातियों का नाम क्या लिया जाए, लेकिन कई जातियां दलित समाज में ऐसी हैं, खासकर वाल्मीकि तो काफी बड़े पैमाने पर वो आज भी बीजेपी के साथ काफी करीब हैं। और उनमें भी इरोजन, लेकिन उसमें भी टूट हुई है। उसमें भी टूट हुई है। वो बीजेपी से अलग हुए हैं। जो प्रबुद्ध तबका एक आया है उनमें, जिनको लगता है कि हिंदुत्व उनकी राजनीति नहीं है, उनकी सामाजिकता नहीं है, कुछ और हमें सोचना चाहिए। उसमें कुछ लोग मायावती जी की तरफ भी गए हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। वाल्मीकि समाज का एक छोटा हिस्सा इस चुनाव में भी मायावती जी की तरफ गया है और दूसरा हिस्सा अलायंस की तरफ आया है, जो हिंदुत्व को मुख्य अपना कॉन्ट्रडिक्शन मानता है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि पासी समाज में बड़े पैमाने पर इस बार शिफ्ट जो हुई है वो समाजवादी पार्टी की तरफ हुई है और वो कई चुनाव क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। मैंने स्वयं कई ऐसे लोगों से बात की और उसमें सत्य हिंदी के बहुत ही जांबाज रिपोर्टर, युवा तुर्क, हमारे शीतल भाई भी उन लोगों में शामिल हैं जिनसे मैंने बात की और अन्य कई लोगों से बात की जो जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो और ईस्टर्न यूपी से लेकर के और सेंट्रल यूपी और तराई का इलाका, हर जगह मैंने देखा कि जी। दलित जातियों में कई ऐसे सेक्शन हैं जिन्होंने अलायंस को वोट दिया है। अब आपसे आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी जिससे आपको शुरू में थोड़ी सी निराशा हुई थी, क्या समाजवादी पार्टी ने अपनी की जो रणनीति रही है इस चुनाव में, वो आपको ठीक नजर आ रही है? क्या कुछ बदलाव आप उसमें देख रहे हैं? क्या ये मुलायम सिंह यादव से अलग समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है और जिसकी वजह से क्या आपको लगता है कुछ जो फ्लोटिंग वोटर है वो समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल आप ये सवाल वाजिब है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास है, शहरी मिडिल क्लास और जो जो अपर कास्ट मिडिल क्लास है, उसमें भी हॉस्टिलिटी जो है मुलायम सिंह यादव के शुरू के दौर में जितनी दिखाई पड़ती थी उनके प्रति, या लालू यादव के प्रति, या भूपेंद्र नारायण मंडल या बीपी मंडल या कर्पूरी ठाकुर के प्रति, वैसी नहीं है। बिल्कुल वैसी नहीं है, बल्कि उनको माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हुआ एक ऐसा नौजवान जो जात पात से ऊपर उठकर काम कर रहा है और जिसके घर में भी ऐसा ही माहौल है। तो एक उनकी एक छवि है जो मैंने शहर में भी देखा है। बहुत सारे लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार उनके बारे में इसी तरह की बात सोचते हैं। तो एक उनका ये एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं। लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजी का प्रश्न है, वैचारिकता का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव जी में जो एक लीगेसी, जो पॉजिटिव लीगेसी भी अलग अलग ढंग की होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी भी अगर उनके पूरे जीवन को देखें, राजनीतिक जीवन को, तो 3 चरण उसमें दिखाई देते हैं। शुरुआत का कार्यकर्ता वाला जो एक वो, दूसरा नेता बनकर के समाजवादी पार्टी का उभरना जो एक बहुत जबरदस्त जिसकी पकड़ जनता में है, और तीसरा अमर सिंह जी के राजनीति में आने के बाद, खासकर उनके सेकंड मैन बनकर आने के बाद उनका जो एक डिजनरेशन होता है, विघटन जो होता है उनके व्यक्तित्व का, या यूं कहा जाए जो एक पतन होता है। तो वो 3 तरह के मुलायम सिंह हमें हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम उस पहलू को छोड़ दें तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने को एक तरह से री इन्वेंट किया है। और ये जो री इन्वेंट किया है वो कितना कारगर होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक सोशल जस्टिस एजेंडे की पॉलिटिक्स है, वो कंटेंट उनके यहाँ कमजोर है और उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
का जो पॉजिटिव चेहरा होना चाहिए, जो जनपक्षी चेहरा होना चाहिए, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स के सवाल हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स के सवाल हैं, किसान आंदोलन के सवाल हैं, इसके अलावा जो निजीकरण पर इन्होंने पहली बार इस तरह की बातें बोली हैं, इसके पहले वो नहीं बोलते थे, जी। उनके पिताजी भी नहीं बोलते थे पिछले 7-8 साल में। तो ये सब बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं, जाति जनगणना पर उन्होंने बोला है, तो ये पॉजिटिव चीजें हैं। भविष्य में क्या स्थितियां होंगी, ये वक्त बताएगा। चलिए, मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी लाभार्थियों को लेकर बहुत आशान्वित है कि जो उसने राशन की डिलीवरी की है, जो उज्ज्वला स्कीम है, जनधन योजना है, इसको लेकर उसको लग रहा है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग करेंगे और ये उसके लिए इस बार ट्रम्प का कार्ड साबित होगा और यही उसको जिताएगा। आपकी क्या राय इस पे? देखिए, बीजेपी, मैं निजी तौर पे मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस चुनाव में जो बड़े राजनीतिक आधार की तरह काम करने वाले वर्ग हैं, उसमें अपर कास्ट है बेसिकली, और इसके अलावा जो वैश्य समाज है, अगर आप उसको भी अपर कास्ट कहें तो वैश्य समाज है, और तीसरा जो है वो लाभार्थियों का वो सेक्शन है जो आम तौर पे जिसकी पढ़ाई लिखाई कम है, या जो विकास की दौड़ में, बौद्धिक विकास की दौड़ में, राजनीतिक विकास की दौड़ में पीछे है। जो लोग समझदार हैं, जो कार्यकर्ताओं के नजदीक हैं, अन्य पार्टियों के, वो तो समझ चुके हैं कि ये सरकार का पैसा है, ये किसी पार्टी का, किसी नेता का पैसा नहीं है, न तो उसकी मर्जी से है। इंदिरा आवास योजना पहले भी चलती थी, वो प्रधानमंत्री आवास योजना बन गई है। इसके अलावा उनको मालूम था कि इस तरह की आपत्तियां विपत्तियां आती थी, पहले भी अनाज दिया जाता था, अभी भी दिया जा रहा है। फर्क यह है कि उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है। लोगों को यह भी मालूम हो गया है कि ये मार्च के बाद कब बंद हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सब मालूम है, और ये भी मालूम है कि ये सब चुनाव के लिए आजकल प्रचार इसका ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो सुदूर के इलाके हैं, अब जैसे खासकर बुंदेलखंड जैसे इलाकों को आप लीजिए, जहां वाकई ज्ञान की कमी है, सूचना की कमी है, और उस पर भी ये टीवी पुरम जो अपना है, जिसमें हम सब दोनों आदमी हम लोग जाते रहे हैं, उसका भी जो बेशुमार प्रचार है सत्ता के लिए, तो इसका प्रभाव पड़ा है लोगों पर। तो वो लोग भी उनके वोटर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसमें 100% में 100% है। कितना परसेंट है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन लाभार्थियों का एक सेक्शन अपर कास्ट और वैश्य समाज की तरह निश्चित रूप से बीजेपी को पसंद करेगा। तो अभी भी आप मानते हैं कि लड़ाई जो है बहुत तगड़ी लड़ाई है? देखिए, मैं कुछ कई मामलों में आधुनिक पत्रकार आप मुझे कह सकते हैं, कई मामलों में पारंपरिक भी कह सकते हैं। तो मैं उन चुनाव के बारे में, रिपोर्टिंग के मामले में मैं थोड़ा पारंपरिक में हूं, कि मैं आमतौर पे बहुत सारे अपने मित्र पत्रकारों की तरह घोषित नहीं करता कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मुझे लगता है जनता जीतेगी, जो भी पसंद करेगी जनता, उसकी जीत होगी। और जनता इस बार निश्चित रूप से बहुत दुखी है सत्ता से। क्या निष्कर्ष निकालेगी जनता, ये जनता पर छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी, इतनी अच्छी और शानदार बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।